हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। और तो अभी अगर मैं बात करूँ, फिलहाल जिस टाइम पर मैं पढ़ रही हूँ वो पढ़ रही हूँ, मैं अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर रही हूँ। तो रीजनिंग की ना मैं जितना हो सके प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मैं मेरे पास ना रीजनिंग की बुक है। मेरे पास पहले एक बुक थी रीजनिंग की, जो बड़ी वाली बुक थी, जो मैंने आप सभी को बताया था। तो अभी एग्जाम टाइम पर मैं उतनी बड़ी बुक को तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक तो कम टाइम है और स्पेशली मेरे भी एग्जाम आने वाले हैं। अभी डीएलएड के एग्जाम है मेरे 8, 9 और 10 तारीख को। तो इसलिए उनकी भी प्रिपरेशन करनी होती है साथ में, तो इसलिए दोनों चीज तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए जो मैं रीजनिंग पढ़ रही हूँ ना, अपनी छोटी वाली बुक से पढ़ रही हूँ रीजनिंग की। और रीजनिंग में मेरे काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़े से रह रहे हैं। आई थिंक 4-5 चैप्टर्स रह रहे हैं अभी। तो एक तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से चैप्टर कर लिए हैं। तो देखो, बुक के अंदर ना जितने भी है मिनिमम तो 40 क्वेश्चन है इस बुक के अंदर, एक चैप्टर के अंदर, और मैक्सिमम 60 से 70 तक क्वेश्चन है। तो जितना हो सके ना प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दो। और ऑनलाइन, जैसे आप सभी पूछ रहे थे कि दीदी आप ऑनलाइन कहाँ से पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन तो मैं अभी कहीं से भी नहीं पढ़ रही हूँ। ना ही तो मैं RWA की प्रैक्टिस सेट कर रही हूँ, या फिर एग्जाम्पल पर जो सर कराते हैं वो भी प्रैक्टिस सेट मैं नहीं कर रही हूँ। मतलब ऑनलाइन मैंने पढ़ाई बिल्कुल बंद कर रखी है, ऑनलाइन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और बस कभी टाइम लगता है तो मैं रवि पी तिवारी सर की मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास ले लेती हूँ कभी कभी। मतलब उसको मैं टाइम टू टाइम लेती रहती हूँ, मुझे पूरी कंप्लीट करनी है उनकी। तो उसके अदर मैं ऑनलाइन कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ। जो सिर्फ मैं करती हूँ ऑनलाइन वो है मॉक टेस्ट, RWA का मॉक टेस्ट, जो कि संडे को होता है। तो वो वाला मॉक टेस्ट देती हूँ मैं सिर्फ, उसके अदर और कुछ नहीं करती हूँ जितना भी ऑनलाइन कर रही हूँ। तो रीजनिंग मेरी कंप्लीट होने वाली है। और रीजनिंग पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं एक चीज आपको फील होगी, जब आप बुक से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको एक चीज जरूर फील होगी कि आपको वो क्वेश्चन करने में ना अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो थोड़ा किसी भी क्वेश्चन को देखते ही ना ऐसा डर नहीं लगता। जैसे स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ ना, तो कैलेंडर वाला चैप्टर देख के सबसे पहले स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे स्किप करना है, ये मेरे से नहीं होगा। तो कुछ चैप्टर्स ना ऐसे लगेंगे आपको कि आपको देखते उसको क्वेश्चन को लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन तो मुझे करना नहीं है, मुझे डिफिकल्ट लगता है, मुझे स्किप कर देना चाहिए। बट जब आप धीरे धीरे उस सब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ना, जब आप 60 से 70 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपके अंदर ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, हमें अलग अलग पता है कि कैसे तरह किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे बुक के अंदर ना ऐसा तो नहीं होता कि एक जैसा क्वेश्चन पहला है वैसे ही क्वेश्चन सेकंड होगा, कुछ ना कुछ चेंज होता है, कुछ ना कुछ अलग होता है। तो इसलिए अलग अलग तरीके के सीखने को मिलते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ ना, डायरेक्शन वाला चैप्टर मुझे इतना ईजी लगता है, लेकिन स्टिल मेरे डायरेक्शन वाले चैप्टर में गलत हो रहे थे क्वेश्चन। तो मैं बात करती हूँ, एक क्वेश्चन था कि आप ऐसे उत्तर की तरफ जा रहे हो मतलब, और उसके बाद आप मुड़े हो इधर पश्चिम की तरफ। तो उन्होंने बोला कि इतना मुड़ने के बाद कि आप फिर दोबारा उल्टा मुड़ गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब दोबारा उल्टे मुड़े, हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं और हमें पश्चिम की तरफ मुड़ना है, तो हम दोबारा, उन्होंने बोला कि बिल्कुल तुम वस्तुतः उल्टा होगा, ऐसा लिख दिया था उन्होंने, सीधा ये लिखा हुआ था और कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि भाई पश्चिम की तरफ जा रहे थे वो दोबारा से, वो तो ऊपर उत्तर की तरफ उनको मुड़ना चाहिए। जबकि उन्होंने क्या बोला है कि 180 डिग्री का टर्न लिया उन्होंने। तो इतनी सारी कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं जो आपको एक्चुअली में, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना, इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक पता नहीं चलेगा आपको ये सब चीजें। तो मैं भी बता देती हूँ कि अभी मैंने कौन कौन से चैप्टर रीजनिंग के पढ़ लिए हैं। अभी मैंने एक तो पढ़ा था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट। तो जितने भी अल्फाबेट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, एक तो अल्फाबेट वाले क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी पार्ट है ना, वो है उनकी नंबरिंग याद होना। बहुत अच्छे से नंबरिंग याद होनी चाहिए आपको। ये चीजें तो जरूर पता होनी चाहिए कि कौन से, मतलब कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पर पड़ता है और उनके अपोजिट लेटर्स। तो ये था। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि प्रथम अर्धांश को बदल दिया, सेकंड द्वितीय अर्धांश को बदल दिया, ये वाले नंबर स्किप कर दिए। तो वहां पर जाकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी भी ना कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो स्टार्टिंग में मैं बात करूँ ना, रीजनिंग जो मैंने पढ़ी थी, एक्चुअली में जो मैंने बहुत अच्छे से जो रीजनिंग पढ़ी है, वो पढ़ी है अरुण सर से, जो कि करियर व्हील पर पढ़ाते हैं। अरुण सर आप सभी ने देखा भी होगा, यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर वो न्यूज चैनल्स पर गए थे। तो उन वाले अरुण सर से मैंने रीजनिंग पढ़ी है। और ये वाला चैप्टर उन्होंने बहुत अच्छे से कराया है कि कैसे, मतलब नंबरिंग वाला जो चैप्टर है ना, अल्फाबेट की नंबरिंग वाला, बहुत अच्छे से करा रखा है सर ने। तो इसलिए ये वाला हो गया था मेरा चैप्टर। उसके बाद थर्ड मैंने पढ़ा था वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन वाला जो चैप्टर था, ये डिफिकल्ट नहीं था, ये आसान सा था। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक था, फोर्थ था लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये चैप्टर मुझे डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि ये चैप्टर ना ऐसा होता है, इसके लिए ना आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, और मेरी वोकैब इतनी अच्छी नहीं है इंग्लिश की, जिसके लिए वर्ड का नया फॉर्मेशन करना, एक बड़ा सा वर्ड दिया जाता है, उसमें से कितने सारे हम छोटे छोटे वर्ड्स बना सकते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये मुझे थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि मेरी वोकैब अच्छी नहीं है। जब आपकी वोकैब ज्यादा अच्छी नहीं होगी, तो ये वाले क्वेश्चन होने में बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। तो लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड पढ़ लिया है मैंने, लेकिन ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ है। उसके बाद फिफ्थ था क्लासिफिकेशन। ये वाला चैप्टर भी हो गया, ठीक था ये भी। और इसके बाद मैंने जो पढ़ रखा था डायरेक्शन और ये सब पहले हो गए थे।
और इसके बाद मैंने पढ़ा था मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये वाला चैप्टर भी ठीक था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले जो चैप्टर होते हैं ना, जो सिंपल ऑपरेशन वाले चैप्टर होते हैं वो इजी होते हैं, लेकिन कुछ जब संख्याओं पर जो ऑपरेशन लगा दिए जाते हैं ना, वो कहीं डिफिकल्ट से बन जाते हैं। और एक चैप्टर था क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज, यानी कि एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, एज वाले क्वेश्चन मुझे कभी डिफिकल्ट नहीं लगे, कितनी जब भी एग्जाम में आए हैं या मॉक टेस्ट में आए हैं, मेरे हर बार हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि एज वाले तो क्वेश्चन क्या ही होंगे, ठीक ठाक होंगे, इजी से होंगे, मैं कर लूंगी। लेकिन जब मैं करने बैठी ना वहां पर, तब मुझे पता चला कि जो बुक के अंदर थे ना एज वाले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो इतने अच्छे लेवल के थे, मतलब बहुत टाइम लग रहा था उनको सोल्व करने में। एक्चुअली में कुछ क्वेश्चन तो थे इजी जो आराम से बन गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन एज वाले चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे। एक्चुअली में मेरे कुछ तो हुए भी नहीं है, मैंने गोला लगाकर रख रखा उनको अलग से करने के लिए। और जब भी आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी बुक से कर रहे हो, तो हमेशा जौन से क्वेश्चन आपके ठीक हो जा रहे हैं और जौन से गलत हो जा रहे हैं ना, उनको मार्क जरूर किया करो। मैं तो ऐसे करती हूँ, जैसे जो क्वेश्चन ठीक हो जाता है उस पर राइट का निशान लगा देती हूँ, जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाता मैं उस पर गोला लगाकर छोड़ देती हूँ। और जब एग्जाम आएगा ना, एग्जाम के टाइम पर सिर्फ मैं उन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करूंगी दोबारा से, जो क्वेश्चन मेरे नहीं हुए थे या जिन क्वेश्चन पर मैं अटक गई थी, तो उन क्वेश्चन को मैं जरूर दोबारा से प्रैक्टिस करती हूँ। ऐसे मैं मैथ में भी करती हूँ और रीजनिंग में भी। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जितने भी आपने क्वेश्चन किए, जो क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं उन पर टिक लगाते जाना कि ये क्वेश्चन राइट हुए आपके, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है और जो क्वेश्चन आपसे हुआ ही नहीं, उन सभी पर आप कुछ भी अलग से सर्कल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। उन क्वेश्चन की आप दोबारा प्रैक्टिस जरूर करना जो क्वेश्चन में आप अटके थे। यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 2024 के नवीनतम पैटर्न पर आधारित चक्षु पब्लिकेशन की एक बेस्ट बुक है। इस बुक में आपको 17 और 18 फरवरी 2024 की दोनों शिफ्ट में हुए पेपर के साथ साथ 12 सोल्ड पेपर मिलते हैं। साथ ही साथ इस बुक में आपको जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड एंड मैथ के 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ 15 प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। इस बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह से ले सकते हैं। ऑनलाइन बुक लेने के लिए इस बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद एक चैप्टर था क्लॉक वाला, इसके बाद जो चैप्टर पढ़ा था मैंने वो था क्लॉक वाला। तो क्लॉक वाला चैप्टर तो मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा है, तो मुझे लगता है कि ये तो मुझे दोबारा इसकी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। जो चैप्टर्स मुझे ज्यादा डिफिकल्ट से लग रहे हैं उन पर मैंने अलग से स्टाफ बना रखा है। एक बार एग्जाम से पहले इन चैप्टर्स की मतलब मैं अलग से क्लासेस जरूर लूंगी। स्पेशली मैं संदीप सर की ट्राई करूंगी, संदीप सर की क्लासेस लेने की, क्योंकि संदीप सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आराम आराम से पढ़ाते हैं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं। तो उन्होंने जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए हैं बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। इसलिए मैं जो चैप्टर्स मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं उन पढ़ने मैंने अलग से स्टाफ बना रखा है। ये चैप्टर मैं एग्जाम से पहले दोबारा जरूर पढ़ने वाली हूँ। जैसे क्लॉक वाला चैप्टर हो गया, मुझे दोबारा पढ़ना है। एज वाला चैप्टर भी दोबारा पढ़ूंगी मैं, क्योंकि इसमें मेरे बहुत मिस्टेक हुई थी इस वाले चैप्टर के अंदर। एक था कैलेंडर वाला चैप्टर, वैसे कैलेंडर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कैलेंडर वाला चैप्टर डिफिकल्ट लगता है मुझे ये। लेकिन यहाँ पर मेरे क्वेश्चन हो रहे थे, जो इस बुक के अंदर जो चैप्टर्स मतलब जितने भी क्वेश्चन थे जिस टाइप के थे हो रहे थे, वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। और अगर मैं बात करूँ ये जो चैप्टर था ना कैलेंडर वाला, इसके अंदर सबसे ज्यादा बस जो होता है ना फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर, और ज्यादा कुछ नहीं होता। जितने भी सिर्फ अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, अगर आपको वो सभी याद है, सभी की नंबर्स याद है कि 400 वर्षों में कितने लीपर्स होते हैं, 300 में कितने होते हैं, 200 में कितने होते हैं, 100 में कितने होते हैं, बहुत सारी नंबर्स होते हैं। तो ये जो जितना भी चैप्टर है ना, ये पूरा कैलेंडर वाला चैप्टर सिर्फ फैक्ट पर ही बेस्ड है, ऐसा समझ सकते हो आप। अगर आपके जितने भी फॉर्मूले वगैरह हैं वो सब याद हैं तो ये चैप्टर आसान होगा। तो मैंने तो एक जगह लिख रखे हैं, और अगर आप सभी को नीड है इनके कैलेंडर वाले चैप्टर के फॉर्मूले की तो बता देना, मैं कम्युनिटी पोस्ट पर इनको पोस्ट कर दूंगी। क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है कि कौन सी जब फरवरी 28 की होती है तब कितना मतलब कौन सा लीप ईयर कब रिपीट होता है, सब कुछ फॉर्मूले मेरे पास, टोटल फॉर्मूले इसके जो कैलेंडर वाला चैप्टर है इसके एकदम एग्जैक्टली जितना भी होता है इसके लिए, मतलब जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना कैलेंडर वाले चैप्टर को मैंने अलग से लिख रखा है, इसलिए मेरे इसके क्वेश्चन बन रहे थे, गलत नहीं हो रहे थे। और डाइज वाला चैप्टर कर लिया। डाइज वाला चैप्टर आसान था, काफी आसान था। क्यूब और क्यूबॉइड वाला चैप्टर तो आसान था, इसमें डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं मिले मुझे बुक के अंदर। जो क्यूबॉइड में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं ना कि अलग अलग पार्ट को कट करने के बाद उन पर अलग अलग कलर किया जाता है तब पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे, आसान थे इसके अंदर। इसलिए डाइज और क्यूब वाला चैप्टर दोनों ही आसान थे, हो गए थे आराम से। और उसके बाद मैंने नॉन वर्बल रीजनिंग में किए थे कुछ, पेपर फोल्डिंग वाला, फिगर फॉर्मेशन का, और कंप्लीशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, ये वाले कुछ किए थे मैंने। काउंटिंग ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर, ये वाला चैप्टर मुझे डिफिकल्ट लगता है। काउंटिंग ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर मेरी तो हमेशा गलत ही काउंट होती है ज्यादातर, तो ये वाला चैप्टर भी मुझे दोबारा पढ़ना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 4-5 चैप्टर्स भी लगाए स्टार का निशान। एक तो एज वाला चैप्टर दोबारा पढ़ना है, क्लॉक वाला चैप्टर दोबारा पढ़ना है, और काउंटिंग ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर ये भी दोबारा पढ़ना है मुझे चैप्टर, ये भी मुझे डिफिकल्ट लगा था। बस यही थे कुछ चैप्टर्स जो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते हैं। इतना ही था जो अभी फिलहाल मैंने रीजनिंग में पढ़ा है, और बस अब 1 से 2 दिन का और रह जाता है रीजनिंग के अंदर। कुछ चैप्टर्स क्योंकि अभी भी बचे हुए हैं, जो नहीं हुए थे उन पर मैंने अलग से सर्कल बनाया हुआ है, उनको मैं एग्जाम के टाइम पर दोबारा से एक बार फिर से करके देखूंगी, मतलब उनको रिवीजन करूंगी
और जो कुछ चैप्टर्स मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, जिनको करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उनको मैंने अलग से स्टार किया हुआ है। और इस बुक के अंदर ना एक चैप्टर नहीं है, वो है इनइक्वालिटी वाला, तो वो वाला चैप्टर भी मुझे अलग से पढ़ना है। और हो सके तो आप भी पढ़ लेना। मुझे पता नहीं उससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं या नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेना, क्योंकि लास्ट टाइम संदीप सर ने इनइक्वालिटी वाला चैप्टर कराया हुआ था। तो जो ये एक चैप्टर बच जाएगा इनइक्वालिटी वाला, वो वाला चैप्टर अलग से पढ़ लेंगे। तो अभी तो फिलहाल मैं यही पढ़ रही हूँ, और रीजनिंग जैसे ही कंप्लीट होगी इसके बाद मैं मैथ पढ़ना शुरू करूंगी। तो आज बस 1-2 दिन की बात है, ये कंप्लीट होने वाली है और उसके बाद मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जो कि अभी मॉक टेस्ट में आया हुआ था। तो ये वाला जो मॉक टेस्ट था, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन था, आप में से किसी ने पूछा था, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे मैं कम्युनिटी पोस्ट पर अगर इसको लगा भी देती हूँ तो बहुत ज्यादा से अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा ये, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन था जो आप में से किसी ने पूछा हुआ था। तो सबसे पहले इसमें तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो उन्होंने ग्रीन के अपोजिट पूछा हुआ है। तो हमें इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, अगर ग्रीन के अपोजिट पूछा हुआ है, यानी कि जो इसके साइड में जो कलर दिख रहे हैं ना, वो इसके कभी भी अपोजिट नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इसके सन्निकट हैं, पास वाली सतह पर है। यानी कि ब्लू और ब्राउन तो कभी भी इसके अपोजिट नहीं जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन के अंदर ब्लू और ब्राउन भी थे, ये दोनों ऑप्शन पहले हट जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेक करना है हमें। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है कि हरे वाला जो कलर है वो पीले के विपरीत नहीं है, तो यहाँ पर पीला भी नहीं रख सकते। अगर हम इसका ओपन डाइस बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका ओपन डाइस कुछ ऐसा बनेगा। मैंने ऐसा बनाया था, स्टार्टिंग में ग्रीन दिया है तो मैंने ग्रीन को ऊपर लिख दिया, और भूरा और नीला दिया हुआ है तो मैंने इसके साइड में लिख दिया, क्योंकि दोनों ना पास वाली सतह हैं, तो यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद एक कंडीशन दी हुई थी कि लाल वाला जो कलर है ना, वो भूरे के अपोजिट नहीं आ सकता। देखो, हमने ये तीन बॉक्स तो हमारे पहले ही भर चुके हैं। अब हमारे पास कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो भूरे वाला जो कलर है वो लाल के अपोजिट नहीं आएगा, तो लाल को हम यहाँ पर नहीं रख सकते, लाल के लिए बची ये वाली जगह, तो लाल यहाँ पर भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कंडीशन दी हुई है। तो लाल के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है। लाल को यहाँ रखने के बाद पीले को यहाँ पर हमने इसलिए रखा क्योंकि पीला जो है हरे के अपोजिट नहीं है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पीला जो है हरे के अपोजिट नहीं है, तो गुलाबी के लिए यही वाली जगह बचेगी। अगर आप करोगे ना तो इजीली हो जाएगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ज्यादातर जो कोशिश किया करो कि ओपन डाइस बनाने की जरूरत ना ही पड़े तो ही ठीक है। क्लोज डाइस से हो जाता है ना, वही ठीक रहता है, क्योंकि ओपन डाइस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और मिस्टेक भी हो सकती है, इसलिए आप ऐसे करने की कोशिश किया करो। इसमें हमें जरूरत भी नहीं थी ओपन डाइस बनाने की, ये क्लोज डाइस से हो जाता है, क्योंकि ब्लू और ब्राउन दिए हुए थे, ये दोनों कलर पहले हट जाते, और ऊपर कंडीशन दी हुई है कि पीला कलर हरे के अपोजिट नहीं होगा, तो पीला भी हट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में दिए हुए थे लास्ट एक पिंक कलर बचता है, तो वही इसके अपोजिट आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया था, तो मैंने भी यही गुलाबी चूज किया था, तो ठीक था मेरा ये क्वेश्चन जो। और बाकी आपकी किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो ऐसे पूछ लिया करो। कहीं ना कहीं इससे एक ये रहता है कि मुझे भी उस चीज को सोल्व करने का टाइम मिलता है, मुझे भी मौका मिलता है कि मैं उस चीज को दोबारा से करके देख सकूं कि मैंने क्या मेथड से, किस टाइम से, कैसे किया था, वो किस अप्रोच से किया था उस टाइम पर जब मॉक टेस्ट दिया था। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ करे, मैथ का, रीजनिंग का, तो इन दोनों में जो भी कुछ होता है तो पूछ लिया करो, कमेंट कर दिया करो। और बाकी यही थे क्वेश्चन। रीजनिंग वाला पार्ट पढ़ रहे हैं अभी, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और मैथ वाली बुक आने वाली है, उसके बाद उससे प्रैक्टिस करेंगे। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।